हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि आपके जो बोर्ड पेपर हैं बेटा, वो 22 फरवरी से प्रस्तावित हैं, अर्थात 22 फरवरी से होने जा रहे हैं। और कक्षा 12 का बेटा जो 22 फरवरी को पहला पेपर है, वह सामान्य हिंदी का है बेटा। ठीक है, तो आप सब लोगों का सामान्य हिंदी का बोर्ड पेपर है 22 फरवरी को। यदि आपने तैयारी कर ली है तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छी बात है। और किसी कारणवश आपकी तैयारी यदि नहीं हुई है तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बस 2 दिन पढ़कर ही 100 में से 100 कैसे ला सकते हैं। 100 में से 100 नंबर बेटा, पूरा की पूरा पेपर आप आसानी से हल कर सकते हैं। सिर्फ इस वीडियो में जो भी टॉपिक बताए जाएं, आप वही टॉपिकों का अध्ययन कर लीजिए, वही टॉपिकों को आप पढ़ लीजिए और पूरे में से आपके पूरे नंबर आने वाले हैं। ठीक है बेटा, कोई भी प्रश्न नहीं बचने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए करते हैं बेटा शुरू आज की क्लास। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले विषय है मेरे प्यारे बच्चों सामान्य हिंदी। कौन सा है बेटा? सामान्य हिंदी। और आप लोग ये भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि सामान्य हिंदी है आपके पास है, साहित्य हिंदी है। तो बेटा इसमें मैंने सामान्य हिंदी के सभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं के विषय में बताया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य हिंदी कक्षा 12। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हैं इसमें एक बहुत बेहतरीन सी हेडिंग है कि बस इतना पढ़ लो, 100 में से 100 नंबर आने वाले हैं। और ये बेटा कोई मजाक नहीं है, आपके 100 में से 100 आएंगे। बस इस चैप्टर में जो बदलाव किया गया है बेटा इस पेपर में, उसके विषय में भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और यदि कोई भी नए प्रश्न ऐड हुए तो उसके विषय में भी बेटा हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं, एक एक प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा और हम आपको बताएंगे कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आने वाला है। सबसे पहला प्रश्न जो बेटा पेपर में आपके आएगा वो आएगा हिंदी गद्य के इतिहास पर आधारित प्रश्न। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि आपके बोर्ड पेपर में 10 टिक लगाने के लिए अर्थात 10 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, एक एक नंबर के। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हिंदी गद्य के इतिहास पर आधारित आप अपने कोई भी बुक देख लीजिएगा, अपने कोई भी क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा। सबसे पहले हेडिंग पड़ा होगा बेटा हिंदी गद्य पर आधारित प्रश्न। तो हिंदी गद्य के इतिहास पर जो आधारित बेटा प्रश्न है गद्य के, वो आपको मिलने वाले हैं बेटा 5 प्रश्न। कितने मिलने वाले हैं? 5 प्रश्न। और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, मतलब 5 नंबर के। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो 10 रचनाएं बेटा आती हैं उनमें से 5 रचनाएं आपकी गद्य की होंगी। तो 5 नंबर आप अगर गद्य का इतिहास पढ़ लेते हैं, गद्य से संबंधित रचनाओं का अध्ययन कर लेते हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको 5 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। और इसकी बेटा वीडियो रचनाओं की मैंने पहले ही अपलोड कर दी गई है, तो आप उनको भली भांति देख लें जिससे आपके ये 5 नंबर कंप्लीट हो जाएं। तो बेटा 5 रचनाएं गद्य से आने वाली हैं। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या दूसरा, आप यहाँ देखते रहें पेपर में ये दूसरे नंबर पर ही आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है हिंदी गद्य हिंदी पद के इतिहास पर आधारित आधारित प्रश्न बेटा, और वो भी 5 हैं। तो हिंदी गद्य पर भी 5 हैं बेटा और हिंदी पद के इतिहास पर आधारित प्रश्न भी 5 हैं। तो पद की रचनाएं जब आप पढ़ेंगे बेटा तो वहां से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं और 5 नंबर मिलने वाले हैं आपको गद्य से। तो इस प्रकार बेटा आपके 10 नंबर आएंगे जो कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और 10 में कभी लेखक का नाम, कभी विधा का नाम, कभी तार सप्तक से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न बेटा आने वाले हैं। और मैंने इन दोनों 10 नंबर की जो बेटा रचनाएं आएंगी, इन दोनों की वीडियो अपलोड कर दी गई हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर अच्छे तरह से उन्हें याद कर लें जिससे ये आपके 10 में से 10 नंबर आ सकें। ठीक है बच्चों, तो ये 5 रचनाएं बेटा गद्य की हो गई और 5 रचनाएं हो गई आपकी पद्य की अर्थात काव्य की। तो इन्हें अच्छे से आप देख लें ध्यान से। तो ये 10 रचनाएं आपकी आने वाली हैं और वो भी 5-5 आएंगी बेटा। ठीक है, 5 गद्य की और 5
पद की। ये पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 10 नंबर यहाँ तक आपके हो चुके हैं। अब देखते हैं, अब जो आपका आने वाला है बेटा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आएगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न। क्या आएगा प्यारे बच्चों? गद्यांश पर आधारित प्रश्न। आप जानते हैं कि आपके पेपर में जो गद वाला भाग है बेटा, जो गद खंड है, उनके कुछ पैराग्राफ आएंगे जिन्हें हम गद्यांश के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा? गद्यांश के नाम से। तो वो पेपर में बेटा 2 आएंगे। कितने आएंगे? 2। और उन दोनों के बीच में मेरे प्यारे बच्चों अथवा लगा होगा। उन दोनों के बीच में क्या लगा होगा? तो आपको हम बता दें, उन दोनों के बीच में बेटा अथवा लगा होगा। और वो दोनों के बीच में अथवा लगा होगा, इसका मतलब है उन दोनों में से करना कितने बेटा? एक करना है आपको। कितने करने हैं प्यारे बच्चों? एक। दोनों गद्यांशों को भली भांति पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और उन दोनों में जो आपको समझ में आता हो, उसमें से जो भी अच्छे से आता हो बेटा, उस पैराग्राफ को, उस गद्यांश को आप हल करेंगे। और उसमें होगा क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों 5 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 5। और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। कितने का होगा? 2। इसका मतलब वो आपको कितने नंबर दिलाने वाले हैं? तो बेटा वो आपको 10 नंबर दिलाने वाला है एक गद्यांश। गद्यांश के नीचे बेटा 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। कितने का होगा? 2 का। तो अगर 5 प्रश्नों का आप जवाब देते हैं और एक प्रश्न 2 का है, तो ये गद्यांश आपको कितने नंबर दिलाने वाला है बेटा? 10 नंबर दिलाने वाला है। कितने? 10। तो देखा बेटा, एक गद्यांश से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। अब हम बताते हैं कि इस गद्यांश के नीचे प्रश्न क्या आ सकते हैं। तो पहले बेटा आप सब जानते हैं, बहुत भली भांति से जानते हैं कि पहले प्रश्न में लिखने को होता है बेटा संदर्भ। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? संदर्भ लिखने को। और संदर्भ आप तभी लिख पाएंगे जब आपने पाठ और लेखक का नाम याद कर रखा होगा। बेटा अगर आपने गद्यांश पहचान भी लिया कि कौन सा गद्यांश है, अब जब तक उसके पाठ का नाम नहीं पता है तो संदर्भ नहीं लिख सकते ना, क्योंकि संदर्भ में पाठ और लेखक का नाम ही लिखा जाता है। दूसरा प्रश्न बेटा आ सकता है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। इसी प्रकार बेटा नीचे की भी 3 प्रश्न, अर्थात पांचों प्रश्नों का जवाब आपको उसी गद्यांश में से देना है मेरे प्यारे बच्चों, उसी गद्यांश में से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ऐसे कौन से पाठ हैं जिसके गद्यांश सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या ऐसे कौन से पाठ हैं जिसके गद्यांश प्रत्येक वर्ष आ ही जाते हैं। एक बात बेटा याद रखें, मैंने यहाँ पर जितने भी टॉपिक बताए हैं बस उन्हीं को पढ़ जाओ, आपके पूरे 100 में से 100 आएंगे। गारंटी से बेटा 100 में से 100 आएंगे। और दूसरी बात, एक चीज़ हमेशा याद रखना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करना ही पड़ेगी। और समय बिल्कुल नहीं बचा है बेटा बोर्ड एग्जाम का, इसलिए आज से ही लग जाओ और जितने टॉपिक बता रहे हैं सब तैयार करो। ठीक है, तो गद्य में मेरे प्यारे बच्चों पहला पार्ट है, मैंने यहाँ पर कुछ चुनिंदा चैप्टर लिए गए हैं जिससे जिन पार्टों से प्रत्येक वर्ष आ जाते हैं बेटा। पहला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? राष्ट्र का स्वरूप। आपको राष्ट्र का स्वरूप अच्छी तरह से पढ़ लेना है, जिससे कोई भी इस चैप्टर का पैराग्राफ आ जाए आपसे छूट ना पाए। दूसरा बेटा पार्ट है अशोक के फूल। कौन सा है? अशोक के फूल। इसे भी आप अच्छे से पढ़ लें। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों भाषा और आधुनिकता। कौन सा है? भाषा और आधुनिकता। और चौथा है हम और हमारा आदर्श। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 4 प्रश्न, ये 4 चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं कि यदि इन चारों चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप यकीन मानिए आपका गद्यांश वाला पैराग्राफ नहीं हटेगा। तो बेटा एक भी पैराग्राफ आपसे बच के नहीं जाएगा यदि इन चारों को आपने भली भांति अच्छे से पढ़ लिया और इनके लेखकों को याद कर लिया। अब ये भी प्रॉब्लम है कि पहचानेंगे कैसे बेटा कौन से चैप्टर का है, तो इसके मैंने टैग वर्ड भी आपको कराए हैं कि आप देखकर ही बता सकते हैं कि कौन से चैप्टर का है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले है बेटा राष्ट्र का स्वरूप। और जब राष्ट्र का स्वरूप है तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भी, सबसे पहले मैं एक बहुत मेन बात बताने जा रहा हूँ। आपको अगर पैराग्राफ समझ में ना आए तो पैराग्राफ का मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने कहा था ना, जैसे कोई भी चैप्टर है, कोई भी पैराग्राफ आया, उस पैराग्राफ के नीचे 5 प्रश्न तो दिए होंगे, तो उस पांचों प्रश्न में तीसरा और चौथा प्रश्न आप पढ़ें। पहला भी छोड़ दें, दूसरा भी छोड़ दें, पांचवा भी छोड़ दें। बेटा प्रश्न संख्या आप तीसरा और चौथा देखें। उस तीसरे चौथे प्रश्न में जरूर बेटा उन प्रश्नों को पढ़ के आप पक्का पता लगा लेंगे कि ये पैराग्राफ किस पार्ट से है, ये पैराग्राफ किस पार्ट से। बेटा 5 प्रश्न आएंगे ना, 5 में से आप पहला भी छोड़ दें, दूसरा भी छोड़ दें, पांचवा भी, सिर्फ ये दो तीसरे और चौथे प्रश्न को पढ़ना
और देखना उन दोनों प्रश्नों में उस चैप्टर का नाम छिपा होगा जिसे आप आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी ट्रिक है बेटा ये। और मैं आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप इससे भी पता नहीं लगा पा रहे हैं तो आप ये तो अंदाज लगा ही सकते हैं, अगर वो मान लीजिए कि राष्ट्र का स्वरूप का है बेटा, किसका है, राष्ट्र का स्वरूप का है, तो ये आप भली भांति जानते हैं कि उस पैराग्राफ में बेटा राष्ट्र से संबंधित ही प्रत्येक बात कही होगी। किससे संबंधित, राष्ट्र से संबंधित प्रत्येक बात कही होगी मेरे प्यारे बच्चों। और बार बार कहीं ना कहीं पर राष्ट्र आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, राष्ट्र लिखा मिल जाएगा। और राष्ट्र के स्वरूप से संबंधित यानी हमारे देश के राष्ट्र से संबंधित ही प्रत्येक बात कही गई होगी। पहली बात तो जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी कि तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न, इन दोनों प्रश्नों को पढ़कर ही आप तुरंत बता देंगे कि ये कौन से पार्ट का है। फिर भी अगर ना बता पाए तो उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें। उस पैराग्राफ में कहीं ना कहीं पर राष्ट्र की बात कही गई होगी, इसका मतलब समझ जाना कि वो बेटा राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है। क्लियर। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों अशोक के फूल। यदि मैंने वही पहला ट्रिक तो आपको वही लगाना है कि तीसरा और चौथा प्रश्न देखना है। तीसरे चौथे चैप्टर को प्रश्न को पढ़कर ही आप तुरंत पता लगा लेंगे कि ये पैराग्राफ ये गद्यांश किस पाठ का है। लेकिन फिर भी समझ में ना आए तो आप उस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना। अब जैसे बेटा ये अशोक का फूल है तो कहीं ना कहीं पर अशोक के फूल का जिक्र जरूर आएगा, अशोक का जिक्र जरूर आएगा, फूल का जिक्र जरूर आएगा। तुरंत आप अशोक देख लेंगे तब भी अशोक के फूल लगा देंगे और फूल देख लेंगे तब भी अशोक के फूल लगा देंगे। ठीक है बेटा। अब जैसा तीसरा है भाषा और आधुनिकता, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया मेरे प्यारे बच्चों कि तीसरा चौथे प्रश्न तो देख ही देख लेना है। ना समझ में आए तो आप उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें और कहीं पर भी भाषा दिख जाए, कहीं पर भी आधुनिकता दिख जाए या भाषा आधुनिकता संबंधित अगर बात की गई है, क्योंकि बेटा जब चैप्टर ये है तो बात भी इसी से संबंधित होगी, तो भाषा और आधुनिकता से अगर संबंधित है तुरंत आप समझ जाएंगे कि भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है बच्चों। और लास्ट में हम और हमारा आदर्श, इस चैप्टर को भली भांति और बहुत अच्छे से पढ़ के जाना मेरे प्यारे बच्चों। और इससे प्रत्येक वर्ष गद्यांश इस समय आ रहा है बेटा। ठीक है। और हम और हमारा आदर्श में हमारे आदर्श से संबंधित, हमसे संबंधित दी गई होगी। और इसका तीसरा और चौथा प्रश्न आप देखेंगे तो इससे तुरंत पता चल जाएगा कि ये हम और हमारा आदर्श से लिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार आपको केवल और केवल यही चैप्टर 4 का अध्ययन अच्छे से कर लेना है, इसकी व्याख्याओं को अच्छे से पढ़ लेना है। और मैं गारंटी देता हूं कि इसी 4 से आपका पैराग्राफ आने वाला है और जिसके नीचे 5 प्रश्न होंगे उन पांचों का जवाब आप भली भांति दे देंगे और 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। और हाँ, नंबर अगर टॉप करना है बेटा पेपर में तो आपकी जो सबसे मेन जरूरी बात है वो है राइटिंग। राइटिंग बहुत अच्छी होना चाहिए और शब्दों की समय सीमा भी लिमिट में रहना चाहिए। ठीक है बच्चों। चलिए, ये तो थे गद्यांश का। तीसरा प्रश्न आएगा बेटा, गद्यांश का तीसरा प्रश्न आने वाला है। ठीक है। अब सेम इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, सेम इसी प्रकार जैसे गद्यांश में 2 पैराग्राफ आए थे, इसी प्रकार बेटा चौथा प्रश्न, देखो ये छोटे से बेटा 4 पढ़े, देख लीजिए ये छोटे से 4 है, यानी पेपर में चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों पद्यांश पर ही आएगा, पद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो आपके हिंदी में बेटा पदभाग भी है ना, तो पद से पद्यांश आएगा। और पद्यांश में भी मेरे प्यारे बच्चों आधारित प्रश्न आएंगे जिसमें 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। और ये भी पैराग्राफ, ये भी पद्यांश आपको 10 नंबर दिलाने वाला है, 10 नंबर दिलाने वाला है। सेम ट्रिक बेटा इसकी भी है कि तीसरा और चौथा प्रश्न देखेंगे, उसको पढ़ के तुरंत पहचान जाओगे बेटा। 3 स्टेप, सबसे पहले जो भी आए इसमें भी 2 पद्यांश आएंगे। कितने आएंगे बेटा? 2। और दोनों के नीचे 5-5 प्रश्न दिए रखे होंगे और बीच में लगा होगा अथवा। क्या लगा होगा बेटा? अथवा। दोनों पैराग्राफ के नीचे 5-5 प्रश्न दिए होंगे, बीच में अथवा लगा होगा। आपको उन दोनों में से किसी एक का अच्छे से 5 प्रश्नों के जवाब देना है। अब सबसे पहले उन दोनों को पढ़ के अच्छे से देखें और आपको पहचानना होगा कि ये कौन से कविता का लिया हुआ है और किस कविता का है और इसके कवि कौन है। बेटा पद्यांश में कविता और कवि चलेंगे, ठीक है। इसके कवि कौन है, ये कौन सी कविता का है। पद्यांश को पढ़कर भी ना समझ में आए तो तीसरा चौथा प्रश्न देखें। तीसरे चौथे में बेटा 100%, 101% आप बता देंगे कि ये किस चैप्टर, किस पोएम का लिया हुआ है, किस कविता का लिया हुआ है। फिर भी ना समझ में आए तो आप उसमें देखेंगे। अब जैसे बेटा मैंने यहाँ पर कुछ चैप्टरों को लिया है, जैसे पहला लिया है मेरे प्यारे बच्चों पवनदूतिका।
फिर है कैकेयी का अनुताप, फिर है श्रद्धा मनु, फिर है बेटा हिरोशिमा और फिर है नौका विहार। यहाँ मैंने 5 लिए हैं बेटा, 5 में से कोई भी 4 आप कर जाना। इन 5 चैप्टर में से कोई भी 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ जाना और आपका कोई भी पद्यांश बचने वाला नहीं है। इन 5 में से कोई भी 4 बेटा, कोई भी, जो तुम्हारी मर्जी, इन 5 में से 4 का अच्छे से अध्ययन कर जाना और सबके प्रश्न कवि के नाम याद कर जाना। इन 4 में से कोई भी बचने वाला नहीं है और आपको पूरे 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो बेटा उस, अब जैसे पवन दूतिका है पहला वाला, आप समझे। पहली बात बेटा, इस पद में वो ट्रिक 100% काम करेगी तीसरे और चौथे प्रश्न वाली। तीसरे और चौथे प्रश्न को आप देखेंगे तुरंत पता चल जाएगा। फिर भी बेटा इसमें जैसे पहला चैप्टर है, पहला पवन दूतिका, तो पवन दूतिका का आप जब भी पैराग्राफ पढ़ेंगे कहीं ना कहीं पर पवन या दूतिका से संबंधित शब्द अवश्य आएगा। या बेटा कैकेयी का अनुताप में कैकेयी का नाम अवश्य आएगा। श्रद्धा मनु में श्रद्धा और मनु का नाम अवश्य आएगा। हिरोशिमा में आप जानते हैं हिरोशिमा अवश्य आएगा। और नौका विहार में नौका और विहार अवश्य आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 तरीके हैं आपको पहचानने का। पहले पैराग्राफ पढ़ो, नहीं समझ आए तीसरा चौथा प्रश्न पढ़ो, फिर भी नहीं समझ में आए तो अच्छे से पैराग्राफ में देखो कि किस हमारी हिंदी में ऐसा कौन सा पोयम है जिसके कुछ वर्ड इसमें मिल रहे हैं, और तुरंत पहचान जाओगे बेटा कि यही पद्यांश है जिस कविता से ये लिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 की 5 आप प्रश्न के जवाब देंगे और आप 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इन 5 में से कोई भी आप 4 भली भांति तैयार कर लेंगे, कोई भी 4, और यदि आप 4 अच्छे से कर लें तो आप 5वां भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। डर खत्म हो जाएगा, एकदम बेटा खुशी से जाओगे, 100 में से 100 का करके आओगे, ये वादा है आपसे। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं बेटा। 5वां प्रश्न जिसका हम सबको इंतजार रहता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि किसी से भी पूछो सबसे पहले इसी का जवाब देते हैं कि हमें ये तैयार है। बेटा 5वें का नंबर, ये 5वें का और खा 2 तरह से आएंगे। तो 5वें का नंबर क्या है बेटा? गद्य में लेखक की जीवन परिचय। गद्य में लेखक की जीवन परिचय, गद्य में लेखक का जीवन परिचय बेटा, गद्य में लेखक का जीवन परिचय। ठीक है, अब गद्य में तो लेखक ही चलते हैं और पद में बेटा कवि होते हैं, तो इनका जीवन परिचय देना है। क्या देना है? जीवन परिचय, जो आपको दिलवाएगा बेटा 5 नंबर। कितने नंबर दिलवाने वाला है बेटा? 5 नंबर दिलवाने वाला है। अब गद्य में सबको पता है, सब बच्चे बेटा ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में सबसे पहले जीवन परिचय ही याद करते हैं, इसे जीवनी भी कहते हैं। ठीक है बेटा, जीवन परिचय ही करते हैं। तो गद्य में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों जिसका हम याद कर लें तो 100% हमारा फंसेगा ही फंसेगा? बताओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आप गद्य में यदि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय याद कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ लगाए बेटा, उन्हीं में से आपको याद करना है, वो आप याद करके चले जाएं, आपका बाहर से आने वाला नहीं है, पूरे के पूरे नंबर बेटा आप लाने वाले हैं। तो पहला है मेरे प्यारे बच्चों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका जीवन परिचय आपको याद होना चाहिए। और अगले देख लेते हैं बेटा, ज़्यादा नहीं लगाए हैं। दूसरे हैं मेरे प्यारे बच्चों वासुदेव सरल अग्रवाल, और तीसरे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो मेरे प्यारे बच्चों केवल ये 3 लेखकों के जीवन परिचय आप याद कर लें, सिर्फ और सिर्फ ये 3 लेखकों के जीवन परिचय याद कर लें बेटा, बच नहीं सकता आपका प्रश्न, और पूरे की पूरे 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। कितने नंबर मिलने वाले मेरे प्यारे बच्चों? 5 नंबर आपको मिलने वाले, एक भी नहीं बचेगा। केवल इन 3 का याद कर लो, APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव सरल अग्रवाल जी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन 3 का ही कर लो और कुछ ही नहीं करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है जीवन परिचय में गद्य में। ठीक है, इसी प्रकार देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पद का देख लेते हैं। पद में ज़्यादा हैं तो इसमें मैंने 4 लिए हैं मेरे प्यारे बच्चों। पद में देख लेते हैं, पद में कवि के जीवन परिचय लिखिए, या पद में कवि के जीवन परिचय, ये भी मेरे प्यारे बच्चों आपको 5 नंबर दिलाने वाला है, 5 नंबर दिलाने वाला है। ठीक है, 3 नंबर आते हैं बेटा जीवन परिचय के, और 2 नंबर का आएगा आपका साहित्य रचनाएं या साहित्य सेवाएं। ठीक है, तो ये आपके टोटल 5 नंबर ये कवि देंगे, और प्रत्येक जीवन परिचय आपको 5 नंबर देने वाला है। अगर आप एक जीवन परिचय लिखेंगे तो 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो हम देख लेते हैं हमारे पद में कवि के कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट इस बार जीवन परिचय हैं जिससे हमारे पेपर में बेधड़क निश्चिंत होकर हम पेपर देने जा सकते हैं।
तो बेटा पहले है जयशंकर प्रसाद जी, दूसरे हैं महादेवी वर्मा जी, और तीसरे हैं मेरे प्यारे बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, और फिर चौथे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। यदि बेटा इन चारों का आप जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका बोर्ड पेपर में बचने वाला बिल्कुल नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो बेटा ये है कि आपने हाई स्कूल में भी जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय याद किया होगा, तो इसे तो एक बार देखने की ज़रूरत है बेटा, ये दोनों तो आसानी से याद हो जाएंगे। नए जो लेखक हैं वो हैं मेरे प्यारे बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय, और हाँ मैथिली शरण गुप्त का भी था बेटा हाई स्कूल में। तो ये सभी हाई स्कूल के ही हैं, यदि आप उसको भी अच्छे से एक बार देख लेंगे तुरंत याद हो जाएगा। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, इन्हें भी आपको अच्छे से देख लेना है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये अगर आप चार जीवन परिचय चार कवियों के कर जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ काव्य में अर्थात पद में भी किसी कवि का जीवन परिचय आपसे नहीं छूटेगा, और आपको पूरे की पूरे मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इन चार का जीवन परिचय अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला मेरे प्यारे बच्चों जो प्रश्न है जो छठे नंबर का आपके पेपर में आएगा और 5 नंबर आपको दिलवाएगा। ये बेटा छठे नंबर का आएगा और 5 नंबर आपको दिलवाएगा। क्या है? कहानी का सारांश तथा उद्देश्य लिखिए। बेटा दोनों प्रश्न याद रखना, मैंने यहाँ पर आपसे कहा है कहानी का सारांश भी लिखना है और कहानी का उद्देश्य भी। आपको दोनों ध्यान दे के जाना है। उद्देश्य 1-2 साल से बेटा सबसे ज़्यादा उद्देश्य ही पूछा जा रहा है। ठीक है, 1-2 वर्ष से मेरे प्यारे बच्चों उद्देश्य ही पूछा जा रहा है। तो आपको कहानी का सारांश और कहानी का उद्देश्य दोनों याद करना है। अब वो कहानी कौन सी है? तो बेटा आपके सिलेबस में तो कई कहानी है, लेकिन सिर्फ 2 ही कहानी यदि आप पढ़ जाते हैं तो आपका पेपर में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ओनली 2 बेटा, केवल 2। और वो कौन कौन सी 2 हैं चलिए देख लेते हैं। तो बेटा पहली कहानी है पंचलाइट, और इतनी बेहतरीन कहानी है आप एक बार पढ़ेंगे तुरंत याद हो जाएगी बेटा। बस आपको इसका उद्देश्य ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है बच्चों? उद्देश्य। तो इसका सारांश मतलब अपने शब्दों में, सारांश भी अपने शब्दों में आएगा। इसे बस अपने शब्दों में एक बार पढ़ लो, और कहानी की तरह से दादा दादी कहानी सुनाते थे और एक ही बार में याद हो जाती थी। इसी प्रकार इस कहानी को पढ़ लो, एक ही बार में आपको याद हो जाएगी। वही अपने शब्दों में लिखोगे, वही सारांश है। लेकिन इसका इस बुक में देने का उद्देश्य क्या है, लोगों को क्यों पढ़ाई जा रही है कहानी, ये होता है बेटा उद्देश्य। तो ये आप अच्छे से कर लेंगे। और दूसरी कहानी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है बहादुर। यदि आप बहादुर कहानी को भी अपने अच्छे से पढ़ लेंगे और बहादुर कहानी का भी उद्देश्य अच्छे से कर लेंगे तैयार, तो बेटा आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं। 5 नंबर आपके 100% आपको मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं 7वां प्रश्न। और 7वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा, और इसके भी आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। ये भी 5 नंबर आपसे कोई नहीं काट सकता बेटा, कोई भी नहीं। है क्या, जान लेते हैं। तो जो 7वें नंबर का प्रश्न बेटा आपके पेपर में मिलने वाला है, आपको याद रखें 7वें नंबर का प्रश्न आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? खंड काव्य। और बेटा आपके सिलेबस में खंड काव्य है कौन सा? तो आप कहेंगे खंड काव्य है आपके सिलेबस में त्यागपति। ये बेटा प्रश्न, ये खंड काव्य जो होते हैं ये सभी जिले वाइज चलते हैं। अनेक अनेक जिलों में कोई सा होगा, लेकिन आप लोग बरेली जिले के हैं और आपका जो चलेगा वो बेटा चलेगा त्यागपति, जो आपको पूरे की पूरे 5 नंबर दिलवाने वाला है। कितने नंबर दिलवाएगा बेटा? ये 5 नंबर दिलवाएगा त्यागपति। अब त्यागपति में हर्षवर्धन जी को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अब वहां पर 2 टाइप के बेटा प्रश्न बनते हैं। हालांकि पेपर में एक करना होता है क्योंकि बीच में अथवा लगा होता है। पेपर में एक करना होता है क्योंकि बीच में अथवा लगा होता है। लेकिन आप दोनों पढ़कर जाएंगे, पता चले एक पढ़ के गए और वहां पर जाके भूल गए, तो बेटा ये पूरा सत्यानाश हो जाएगा और 5 नंबर आपके हाथ से छिन जाएंगे आपके सामने ही। तो आपको 2 चीज याद करके जाना है। एक तो उसके सर्ग, और जिसके भी बेटा वहां चरित्र चित्रण दे रखा है उनके चरित्र चित्रण, और हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण अवश्य याद करेंगे। और इस कहानी में कितने सर्ग हैं बेटा? उन सर्ग में देखो, सर्ग को रट्टा नहीं मारना है,
सर्ग को बस कहानी की तरह पढ़ लेना है। अच्छा, प्रथम सर्ग में कहाँ से कहाँ तक बात हुई है, द्वितीय सर्ग में कहाँ से कहाँ तक हुई है, कि तृतीय सर्ग में कहाँ से कहाँ तक हुई है, बस इस प्रकार बेटा सर्ग आपको ध्यान रखना है। कहानी में कितने सर्ग हैं, पहले में क्या बात हुई है, दूसरे में क्या बात हुई है, तीसरे में क्या हुई है, और चरित्र चित्रण हर्षवर्धन जी का या और जो भी हैं उन सब का चरित्र चित्रण अच्छे से पढ़ लेना है। और चरित्र चित्रण बेटा आपको हेडिंग डाल डाल कर लिखना है। क्या डाल डाल कर लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग डाल डाल कर लिखना है। और यदि आपने चरित्र चित्रण कर लिया, इन दो में से एक प्रश्न कर लिया, तो बेटा आपके 5 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये 7 प्रश्न तो हो गए मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं हम आपके पेपर में जो आने वाला है प्रश्न संख्या 8। 8 का बेटा प्रश्न संख्या 8 का याद रखना, नंबर बिल्कुल सीक्वेंस से हैं मेरे प्यारे बच्चों, और यही 100% बेटा यही आएंगे। एक भी नंबर जो भी मैंने क्रम डाला है, एक भी नंबर गलत नहीं हो सकता, आप देख लेना अच्छे से। ठीक है, तो 8वें का वाला जो आने वाला है बेटा, वो है संस्कृत के गद्यांश। संस्कृत के गद्यांश आएंगे, 2 आएंगे बेटा, याद रखें। संस्कृत में भी गद्यांश और पद्यांश होते हैं। जो पूरे पूरे कहानी वाले पाठ होते हैं उन्हें गद्यांश कहते हैं, और जिनमें श्लोक होता है उसे पद्यांश कहते हैं, गद्य पद। ठीक है, तो संस्कृत में गद्यांश आएंगे जो आपको दिलवाने वाले हैं बेटा पूरे 7 नंबर। कितने नंबर दिलवाने वाला है बेटा, पूरे 7 नंबर। अब इसमें आएगा क्या मैं आपको बता दूं, तो मेरे प्यारे बच्चों 2 पैराग्राफ आएंगे बड़े से, और इसके बीच में लिखा होगा आपका अथवा। क्या होगा, अथवा, और फिर आएंगे। तो इन दो में से सुन लें, 2 संस्कृत के गद्यांश आएंगे बड़े बड़े, और बेटा दोनों के बीच में अथवा लगा होगा, अर्थात दोनों गद्यांश में से कोई एक करना है। अब बात आती कि गद्य में तो आते थे तो उसमें तो 5%, अब ये संस्कृत के गद्यांश से इसमें क्या आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर स्टेटमेंट लिखा होगा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। क्या कीजिए, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। मतलब उन दोनों गद्यांशों को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और उन दोनों में से जो भी आपको अच्छे से आता हो उसको लिखेंगे। और उसका क्या लिखना है, तो उसका सबसे पहले हेडिंग डाल, इसमें 5 प्रश्न नहीं आएंगे, सबसे पहले हेडिंग डाल के क्या करना है बेटा, संदर्भ, और संदर्भ करने के बाद में अगला हेडिंग डालना है बेटा हिंदी अनुवाद। क्या डालेंगे, हिंदी अनुवाद। तो आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद बेटा लिखना है। तो अब संदर्भ में क्या लिखेंगे, संदर्भ में आप जानते हैं कि पाठ का नाम लिखा जाता है, और हिंदी अनुवाद उस लाइन को, पैराग्राफ की लाइन को पढ़ेंगे और उसी की हिंदी बनाकर आपको हिंदी अनुवाद कर देना है। 7 नंबर कैसे हुए बेटा, तो 2 नंबर आपका संदर्भ देगा और 5 नंबर आपको हिंदी देगी। इसका मतलब आपको कितने नंबर मिलेंगे बेटा, पूरे 7 नंबर एक पैराग्राफ एक गद्यांश से मिल जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से संस्कृत के पाठ में, संस्कृत के भाग में गद्यांश हैं जिस चैप्टर से 100% आना ही आना है। तो बेटा ऐसे मैंने यहाँ पर 4 चैप्टर रखे हैं। पहला है संस्कृत भाषाया महत्यम, संस्कृत भाषा का महत्व। इस चैप्टर को आप पढ़ जाओ, 99% बेटा इसी से आने वाला है। ठीक है, अच्छे से हिंदी भी उसकी पढ़ के जाना है, क्योंकि हिंदी तो लिखना है, प्रश्नोत्तर थोड़ी नहीं, संदर्भ हेडिंग डाल के लिखना है, और इसमें कवि या लेखक के नाम तो होते नहीं है, तो सिंपल पाठ का नाम लिख दोगे, संदर्भ हो जाएगा, और बेटा हिंदी अनुवाद आप कर सकते हैं। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों जातक कथा, तीसरा है महामना मालवीय, और चौथा है पंचशील सिद्धांत। चौथा कौन सा है बेटा, पंचशील सिद्धांत। तो ये 4 चैप्टर को यदि आपने पढ़ लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका कोई भी गद्यांश संस्कृत में आ जाए बच नहीं सकता, इन 4 से बाहर जा नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चों, इन 4 से बाहर जा ही नहीं सकता। केवल इन 4 को आप अच्छे से पढ़ लें, इन 4 को बढ़िया करके, इन 4 में से कोई सा भी आ जाए, याद रखना तुरंत पहचान के संदर्भ लिखना है, और उसके बाद में तुरंत उसकी हिंदी भी बनाना आना चाहिए। ठीक है, संस्कृत भाषा के महत्व में संस्कृत भाषा के विषय में बताएं। जातक कथा में आप जानते हैं उल्लूक जातकम वगैरह, उल्लू हंस वगैरह मोर की कहानी है, और महामना मालवी में इसमें मालवी जी की है, और पंचशील सिद्धांत में महात्मा बुद्ध जी की है। तो इस चैप्टर को अच्छे से आप पढ़ लेंगे, और पैराग्राफ को पढ़ते ही पढ़ते आप तुरंत बता देंगे। इतने टैग वर्ड हाई लिखवाए मैंने कि तुरंत बता सकते हैं वर्डों को, अगर आपने याद कर लिया कि कौन सा पैराग्राफ किस पाठ का है। और फिलहाल तो
यदि संस्कृत भाषा के महत्व से मेरे प्यारे बच्चों आया तो आप गारंटी से समझ लीजिए पूरे पैराग्राफ में कहीं ना कहीं संस्कृत अवश्य लिखा होगा। और जातक कथा 100% बेटा हंस या फिर उल्लूक लिखा होगा। और मदन मोहन मालवीय में तो आप तुरंत पहचान जाएंगे मालवीय लिखा ही होगा। और पंचशील सिद्धांत में महात्मा बुद्ध लिखा होगा। तुरंत आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये कौन से पाठ का है। संदर्भ लिख के उसकी हिंदी आसानी से बता देंगे। तो बेटा ये 4 को तैयार कर लेना। चलिए अगले देखते हैं। अब इसका 8वें का खा देख लेते हैं। तो 8वें के खा में भी बेटा कॉपी सेम वही है जो का में था, लेकिन गद्यांश की जगह पद्यांश है। और ये भी 7 नंबर दिलाएगा। ये भी 7 नंबर दिलाएगा, बस गद की जगह पद्यांश है। अब पद्यांश क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो पद्यांश होते हैं आपके जो चैप्टर होते हैं, जो कविताएं होती हैं जिनमें श्लोक होता है। जो कविताएं होती हैं जिनमें क्या होता है बेटा, श्लोक होता है, वो होते हैं पद्यांश। तो इसका मतलब क्या है, पेपर में जो 8वें का खा वाला प्रश्न आएगा बेटा, उसमें 2 श्लोक आएंगे। कितने आएंगे? 2 श्लोक आएंगे। और दोनों के बीच में क्या लगा होगा बेटा? अथवा लगा होगा। क्या लगा होगा? अथवा लगा होगा। 2 श्लोक आएंगे। इन दोनों श्लोकों में से चाहे तो इस वाले की संदर्भ और हिंदी लिखेंगे बेटा आप, चाहे तो इस वाले का। इन दोनों में से किसी एक का संदर्भ और हिंदी लिखना है। अब मैं आपको बता दूं कि आप पहचानेंगे कैसे। भाई संदर्भ में तो कविता का नाम भी तो लिखा जाएगा, कविता का नाम भी लिखा जाएगा बेटा, पाठ का कुछ का भी नाम लिखा जा सकता है। अब ये श्लोक से पहचानेंगे कैसे? तो सबसे बड़ी बात यह है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपकी पूरी हिंदी में श्लोक वाले पाठ दे कितने रखे हैं। श्लोक वाले पाठ दे कितने रखे हैं? तो आपको हम बता दें, श्लोक वाले आपके पूरे हिंदी संस्कृत में आपका एक ही पाठ है, सुभाष रत्नानी। सुभाषित रत्नानी कौन सा बेटा? सुभाषित रत्नानी। तो यदि आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, इसमें जितने भी श्लोक हैं उसकी हिंदी अच्छी तरह से आप समझ गए, तो आप यकीन मानना आपके पूरे 7 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। लेकिन बेटा 2 श्लोक आएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है आपके जो गद्यांश में ऊपर जो संस्कृत के अभी मैंने आपको प्रश्न बताए, चैप्टर बताए थे, जातक कथा, महामना, मालवीय, तो उनमें भी कुछ श्लोक दे रखे हैं। तो आप ये बात तो पक्का समझ लें कि अगर उन चैप्टर में से एक भी श्लोक आ गया तो मेरे प्यारे बच्चों एक तो सुभाष रत्नानी का ही आएगा। अगर ऊपर उन गद्यांश में से आ गया तो एक तो सुभाष रत्नानी का ही आएगा। और हमें करना तो एक ये, इसका मतलब यदि हम सुभाष रत्नानी के श्लोकों को एकदम पढ़ लेते हैं, अच्छे से रट लेते हैं, तो हमारे 100% फंस जाएगा बेटा। एक ही चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, इसके सभी श्लोकों को पढ़ लो, 100 में से 100% इसी चैप्टर से आएगा और आपको 7 नंबर पूरे अच्छे से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ लो और 7 नंबर एक चैप्टर आपको देने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। 9वें नंबर का जो प्रश्न होगा उसमें बेटा पूछा जाएगा, 9वें नंबर का जो प्रश्न होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसमें आपसे पूछा जाएगा मुहावरे एवं लोकोक्तियां। क्या पूछा जाएगा? मुहावरे तथा लोकोक्तियां। 100% बेटा 9वें नंबर का प्रश्न होगा मुहावरे एवं लोकोक्तियां का। तो ये ऑप्शनल में आएगा, टिक लगाने को। ऑप्शन मतलब ऑप्शन, टिक लगाने को आएगा बेटा। ये आपको 2, और हाँ ये भी दे बता दूं मैं, ये कितने नंबर दिलाएगा? तो आपको 2 नंबर दिलाएगा। ये एक एक नंबर के बेटा 2 आएंगे, एक एक नंबर के 2 आएंगे। और इन्हें आप अच्छे से याद कर लें, मुहावरे अपने क्वेश्चन बैंक, किताब, पेयर, कहीं से भी अच्छे से याद कर लेंगे। मुहावरा होगा और उसका बेटा अर्थ दे रखा होगा 4 में, यानी एक प्रश्न होगा कि कोई मुहावरा लिखा होगा और उसका क्या अर्थ है, तो 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 में से एक पे टिक लगाना है। ठीक है, उन 4 में से एक पे क्या करना है बेटा? टिक लगाना होगा कि ये वाला इसका उत्तर ठीक है। तो ये भाग प्रयोग करने को नहीं आते हैं, टिक लगाने को आएंगे। और 2 आएंगे, दोनों का टिक लगाना है। और दोनों बेटा आपको कितने कितने नंबर दिलाने वाले? एक एक। और एक एक टोटल जब हो जाएंगे तो आपके नंबर 2 मुहावरे और लोकोक्तियों से आने वाले हैं। ठीक है, चलिए बेटा अगले देखते हैं। तो अगले मेरे प्यारे बच्चों जो प्रश्न है, 9 तक तो हो ही गए थे, अब 10वां देख लेते हैं। तो 10वां जो प्रश्न है वो आएगा बेटा अपठित, गद्यांश भी हो सकता है, पद्यांश भी हो सकता है, पर आधारित प्रश्न। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो गद्यांश है अपठित मतलब बिना पढ़ा हुआ, ये इस बार सिलेबस में न्यू लगाया गया है बच्चों। ये इस बार सिलेबस में
न्यू अर्थात नया लगाया गया है। ठीक है, और इस न्यू में आने क्या वाला है, ये बेटा गद्यांश का भी हो सकता है। गद्यांश का मतलब है कोई पाठ हिंदी का हो सकता है, आपके 10वें, छठे, चौथे, तीसरे, पांचवें किसी भी किताब का बेटा एक गद्यांश भी हो सकता है, अर्थात पूरा चैप्टर जैसा भी हो सकता है, और या कोई कविता जैसा भी हो सकता है। ये पद्यांश का मतलब यही है बेटा कि कविता की तरह, और गद्यांश का मतलब है पाठ की तरह। कोई भी बेटा दो पैराग्राफ आएंगे, कितने आएंगे, दो आएंगे। आपकी किताब का नहीं होगा बेटे, ये कहीं से भी आ सकता है। दो पैराग्राफ आएंगे, और पहले पैराग्राफ के नीचे भी 5 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के, और बीच में फिर अथवा लगा होगा। फिर बेटा दूसरा जो पैराग्राफ आएगा उसके नीचे भी 5 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के। तो इसका मतलब है कि आप उस पैराग्राफ को, बहुत सरल होगा बेटा, बहुत ही इजी, बहुत ही सरल होगा। बिल्कुल ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा मेरे हिसाब से यूपी बोर्ड में जिसका ये गलत जाने वाला है। अगर ध्यान से थोड़ा भी दिमाग लगा लिया बेटा, तो आपके 5 में से ये 5 आने वाले हैं 100% बेटा। खाली उसे आप पढ़ेंगे, उन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, और जिसके नीचे प्रश्नों के जवाब आप देने में सक्षम हैं, या जिसके प्रश्नों के जवाब आपको लगता है कि इस पैराग्राफ में दे रखे हैं, तो वो वाला आप करेंगे। और बेटा पांचों प्रश्नों का जवाब आपको पैराग्राफ में दे रखा होगा, बस ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ेंगे, प्रश्नों को देखेंगे और उनका जवाब आप लिखेंगे। तो बेटा इस प्रकार दोनों पैराग्राफ में से करना कोई एक ही है, ध्यान रखें। और 5 नंबर, 5 प्रश्न आएंगे, तो चाहे ऊपर वाला चाहे अथवा के बाद वाला, अच्छे से पैराग्राफ पढ़ेंगे, पांचों प्रश्न के जवाब देंगे, और 1 नंबर का एक प्रश्न होगा। इसका मतलब आपको फिर से मिलने वाले मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर आपको मिल जाएंगे पूरे। ठीक है, और ये कहीं से भी आ सकता है, 5 नंबर मिलेंगे। और आपको हम बता दें बेटा, ये गद्यांश जो लगाया गया है या पद्यांश, ये मेरे प्यारे बच्चों संधि और विभक्ति वचन, इनको हटा के लगाया गया है। पहले आपके संधि के जो प्रश्न आते थे वो बेटा 3 आते थे, विभक्ति वचन के 2 आते थे। तो जो 5 नंबर बनते थे बेटा, उन 5 को संधि और विभक्ति वचन को हटा के एक गद्यांश या पद्यांश लगाया गया है, जो आपको बेटा 5 नंबर दिलाने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लें, सभी क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। ये तो बेटा 10 प्रश्न हो गए। अब 10 प्रश्न के बाद में भी देख लेते हैं 11वां प्रश्न आपके पेपर में क्या आने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 11वें प्रश्न में कई भाग आते हैं, 11वें प्रश्न में कई भाग आएंगे। तो उसमें से 11वें में बेटा जो का वाला भाग होगा, ध्यान दें, 11वें में जो का वाला भाग होगा मेरे प्यारे बच्चों, वह होगा शब्द युग्म। क्या होगा, शब्द युग्म। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, शब्द युग्म। अब ये शब्द युग्म क्या है, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि मैंने आपको बेटा टोटल एक एक वर्ड बहुत अच्छे से करा दिया है शब्द युग्म का। बेटा इसमें 2 शब्द होते हैं और दोनों शब्दों का अर्थ बताना है, और ये भी टिक लगाने को आएगा। 4 ऑप्शन होंगे, तो 4 ऑप्शन में जो शब्द आए बेटा, 2 युग्म मतलब जोड़ा, जो जोड़े से शब्द आए उनके अर्थ आपको पता हो, और 4 में से जो अर्थ आपको सही लगे, या जो हो, सही लगने को तो कोई सा भी लग सकता है, जो सही अर्थ हो यदि आपने याद करें तो उस पर आप टिक लगा देंगे। और ये प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 2 आने वाले हैं। कितने आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे, और दोनों प्रश्न बेटा एक एक नंबर दिलवाएंगे। तो इस प्रकार से ये शब्द युग्म आपको कितने नंबर दिलवाने वाले हैं बेटा, 2 नंबर आपको दिलवाने वाले हैं। और ये 11वें के बोर्ड पेपर में का वाला प्रश्न होगा बेटा। 11वें का कौन सा प्रश्न होगा बेटा, का वाला प्रश्न होगा, जो शब्द युग्म आपको 2 नंबर बेटा दिलवाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगले देखते हैं। खा वाला प्रश्न होगा, एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। बेटा एक शब्द के 2 अर्थ पूछे जाएंगे, 3-4 शब्द दे देंगे, और उनमें 2 शब्द देंगे। कितने शब्द देंगे, शब्द तो कई देंगे, पर उनमें से बेटा किन्हीं 2 के, जैसे कोई एक शब्द उठा लिया उसके भी 2 अर्थ लिख दिए, फिर दूसरा उठा लिया उसके भी 2। तो ये भी बेटा आपको 2 के लिखना है ना, जब आपको 2 के लिखना है तो आपको ये भी एक एक नंबर दिलवाएंगे, अर्थात ये भी आपको 2 नंबर दिलवाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे कहते हैं जिसका पति मर गया हो, या जिसे जाना ना जा सके, जो पढ़ने योग्य ना हो, तो ये होते हैं बेटा वाक्यांश। अब इनके लिए एक शब्द होगा, जैसे कहते हैं जिसका पति मर गया हो, तो इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, विधवा।
क्या है बेटा, विधवा। तो ये होता है कि वाक्यांश के लिए, पूरे वाक्य के लिए भी एक शब्द लिखा जा सकता है। तो ये भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों। पूरे आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपका कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया हो। बेटा प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाने पर आप बहुत ही अच्छी तरह से मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे कक्षा 12 हिंदी। उस प्लेलिस्ट को आप देखेंगे, ये टोटल मैंने करा दिया बेटा, एक एक टॉपिक करा दिया है और पूरे नंबर आसानी से आप ला सकते हैं उसे पढ़कर। ठीक है, तो ये बेटा वाक्यांश के लिए एक शब्द, और ये भी आपके दो आने वाले हैं और ये भी टिक लगाने को आएंगे बेटा, और एक एक नंबर आपको मिलने वाले हैं, तो इससे भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब दूसरा लास्ट है बेटा घ वाला, 11वें का घ वाला है वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। वाक्यों को शुद्ध करके लिखना, और ये भी बेटा 2 नंबर दिलवाने वाला है आपको। अब दो वाक्य वाक्य तो बेटा 4 आएंगे पेपर में, पर उन चारों गलत होंगे थोड़े ना थोड़े, तो उनमें से कोई 2 को आपको शुद्ध करके लिखना है। आप पहला लिखेंगे तो उससे भी 1 नंबर मिलेगा, दूसरा लिखेंगे तो उससे भी 1 नंबर। यानी जो पेपर में बेटा 4 आएंगे, उनमें से कोई 2 को आप शुद्ध करके लिखेंगे, जिससे एक एक अर्थात 2 नंबर आपको आसानी से मिल सकें। और ये ज़्यादा कठिन नहीं होंगे, बहुत ईजी होंगे बेटा। जैसे मैं तुमसे कहूँ, मैंने तुम्हें अनेकों बार ये पाठ पढ़ाया है, तो अनेकों गलत है बेटा, अनेकों होता ही नहीं, अनेक होता है। तो मैंने तुम्हें अनेक बार ये पाठ पढ़ाए, तो छोटी छोटी सी गलतियां होंगी, बहुत छोटी छोटी सी, और ये सभी मैंने बेटा यूट्यूब पर पढ़ा दिया है। आप जाकर मनोज कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे और सामान्य हिंदी कक्षा 12 की प्लेलिस्ट को खोलकर आप वीडियो को देख लेंगे और ये सभी प्रश्नों को एक ही बार में सही कर सकते हैं। तो इससे भी बेटा आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये जो 11वें नंबर का प्रश्न है बेटा, ये आपको 8 नंबर देने वाला है, और बिल्कुल चुटकियों का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 12 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या क्या देखेंगे, 12 देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 12 में क्या कह रहे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में सेम यही आएगा। तो प्रश्न संख्या 12 का ये भी देख लें। प्रश्न संख्या जो बेटा 12 का है वो है, कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 12 का। तो देख लेते हैं 12 के का में। तो 12 का जो का है उसमें है बेटा रस। क्या है, रस। और ये रस से आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। ये लिखने को आएंगे, टिक लगाने को नहीं। ठीक है बेटा, रस से आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं बहुत आसानी से। अब मैं बताऊं आपको, रस आएगा, रस की परिभाषा आएगी, और परिभाषा के बाद बेटा उसका उदाहरण आएगा। तो कोई 2 रस मिलेंगे आपको पेपर में, कितने मिलेंगे, 2। तो 2 रस मिलने वाले हैं और दोनों रसों के बीच में अथवा लगा होगा। 2 रस मिलेंगे और दोनों रसों के बीच में क्या लिखा होगा बेटा, अथवा। अर्थात उन दोनों रसों में से किसी एक रस की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखना है। पहले उसकी परिभाषा लिखना है, फिर उसका उदाहरण कर देना है, रस आपका कंप्लीट। बात आई समझ में बेटा, ठीक। अब ये रस हैं कौन कौन से, तो पहला है बेटा श्रृंगार रस, दूसरा है वीर रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है हास्य रस, और पांचवा है शांत रस। तो बेटा ये 5 रस मैंने आपको बताए हैं। अब आप करेंगे क्या, आप कहेंगे ये तो बहुत है। तो आपको एक बात तो ध्यान रखना होगी बेटा, करुण रस और हास्य रस ये तो हाई स्कूल के ही हैं, कि किसी की वेशभूषा को देखकर जो मन में हंसी हो जाए वो हास्य रस, और किसी के दुख, नुकसान या किसी प्रकार के शोक उत्पन्न हो जाए किसी को देखकर, तो वो क्या होते हैं, करुण रस। तो इन दोनों को तो आपको हाई स्कूल के ही याद है। तो इंटर के बच्चे कौन, श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस। तो ये 2 तो आपको पहले से करना, आपको 5 है। चलो 5 में से कोई से भी आप 4 कर लें, जो आपकी मर्जी 4 कर लें। अब ये तो हाई स्कूल के ही 2 याद होंगे, करुण रस, हास्य रस। तो बस वीर और शांत कर ले, श्रृंगार और वीर कर ले, समझो आपका जो है पेपर में फंस जाएगा। श्रृंगार ना करें तो वीर बेटा और शांत कर लें, वीर और शांत। तो वीर और शांत अगर आप कर लेते हैं तब भी आपके नंबर पूरे आ जाएंगे बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप करुण और हास्य कर लें। ये 5 हैं, 5 में से बेटा कोई भी 4 कर लो और उन 4 के उदाहरण कर लो, बचने वाला है ही नहीं। 2 नंबर आपके पक्के मिल जाएंगे, 1 नंबर परिभाषा का, 1 नंबर उदाहरण का। ठीक है बेटा, एक परिभाषा का और एक उदाहरण का। तो आपको 2 नंबर पक्के मिलने वाले हैं, सिर्फ इनमें से 4 रसों को याद कर, और छोटी छोटी सी परिभाषा होती हैं, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं अलंकार। किसे देखेंगे बेटा, अलंकार। अलंकार भी आपके सिलेबस में है, तो ये खा नंबर पर आएगा,
और ये भी मेरे प्यारे बच्चे आपको 2 नंबर दिलवाएगा। कितने नंबर दिलवाएगा बेटा? 2 नंबर। अब आपके हैं कौन कौन से अलंकार? तो यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और बेटा उपमा अलंकार, फिर है रूपक अलंकार, फिर है उत्प्रेक्ष अलंकार। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 5 अलंकार हैं। कितने अलंकार हैं? 5 अलंकार हैं। और इन 5 में से इसमें भी बेटा सेम वही आएगा कि परिभाषा लिखिए, परिभाषा के बाद इसका उदाहरण लिखिए। और ये सब मैंने यूट्यूब पर पढ़ा दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, सभी पढ़ा दिए उदाहरण से, और बहुत सिंपल सिंपल उदाहरण दिए हैं, ये भी याद रखना। तो इन 5 में से मेरे प्यारे बच्चों, इन 5 में से कोई से भी आप 4 कर जाएं। इन 5 में से कोई से भी कितने कर जाएं? 4 कर जाएं, कोई से भी 4, और उनकी परिभाषा कर जाएं। समझ लेना, आप इतने खुश होकर आएंगे पेपर देके, 2 में से 2 नंबर आप लेकर आने वाले हैं अलंकार के। और ये भी बेटा अथवा में ही आएगा, 2 आएंगे, 2 के बीच में अथवा लगा होगा, कोई एक की परिभाषा लिखेंगे उन दोनों में से जो आपका अच्छा लगे, और उसी का आपको उदाहरण लिखना है। तो ये बेटा 4 अलंकार पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं। कितने पढ़ना है बेटा? 4। और 4 में से कोई सी भी एक, आप 4 में से कोई से भी 4 पढ़ लो, उनकी परिभाषा कर लो, उनकी उदाहरण कर लो, जिससे आपको 2 नंबर की प्राप्ति आसानी से हो जाए और 2 नंबर आपको मिल जाए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है मेरे प्यारे बच्चों चौपा, छंद। गा नंबर पे क्या आएगा? छंद आने वाला है। छंद आप जानते हैं आपके सिलेबस में 4 छंद हैं लगे हुए, तो छंद भी बेटा 2 नंबर का आएगा। याद रखें, ये लिखने वाले हैं, टिक लगाने वाले नहीं हैं। और छंद में तो बेटा मात्राएं भी लगेंगी। छंद में क्या लगेंगी मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको मैं बता दूं, मात्राएं भी आपको लगाना आना चाहिए। वीडियो देख लेना यूट्यूब पर, तुरंत आपको पूरा की पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, मात्राएं लगाना आ जाएंगी, और आपका ये कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो जरा देख लेते हैं छंद, जो कि हमें 2 नंबर दिलाने वाले हैं। कितने दिलाएंगे बेटा? छंद भी आपको 2 नंबर दिलाएंगे। और छंद भी पेपर में 2 आते हैं, और 2 के बीच में अथवा लगा होगा, और उन दोनों में से कोई एक को करना है। छंद 2 आते हैं, दोनों में अथवा होगा, और अथवा में से कोई एक का करना है, और जिसकी परिभाषा लिखेंगे उसी का उदाहरण लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो पहला छंद है चौपाई। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? चौपाई। अगला देख लेते हैं, ये देखिए बेटा, पहला हो गया चौपाई, और दूसरा है दोहा, तीसरा है सोरठा, चौथा है बेटा कुंडलिया। ठीक है, अगर आपने पहले क्लासों में ढंग से पढ़ा हो तो दोहा बेटा 9th क्लास में पढ़ा होगा, सोरठा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। दोहा 9वें में है, सोरठा आपका 10वीं में है। अब बचा क्या? और चौपाई, जो इससे पहले मैंने बताया था, इससे पीछे पेज पर, जो चौपाई, चौपाई और दोहा, ये दोनों 9th क्लास के हैं बेटा। सोरठा 10वीं क्लास का है, और कुंडलिया 12वीं क्लास का है। समझे? लेकिन ये मैंने 4 छंद आपको बताए हैं, इन चारों में से कोई भी 3 बेटा, 4 छंद बताए हैं, इन 4 में से कोई से भी 3 की परिभाषा आपको करना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? परिभाषा आपको करना है, प्लस क्या करना है? उदाहरण करना है। परिभाषा और उदाहरण करना है, और समझ जाना, यदि आपने परिभाषा और उदाहरण कर लिए तो 2 नंबर आपके छंद के भी कंप्लीट। लेकिन इस पर मात्रा भी अवश्य लगेंगी। कोई भी 4 में से कोई से भी 3, कोई से भी 3 बेटा, कोई से भी 3 आप कर लो इन 4 छंद में से, और तीनों की परिभाषा, तीनों को उदाहरण और मात्राएं लगाना सीख जाओ, 2 नंबर आपके कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला जो मेरे प्यारे बच्चों 13वें नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में आने वाला है, वह है पत्र। 13वें नंबर का प्रश्न क्या आने वाला है बेटा? पत्र। और जो पत्र आपको पूरे की पूरे 6 नंबर दिलाने वाला है। कितने नंबर बेटा? 6 नंबर दिलाएगा, ध्यान रखना, इसे हंसी में नहीं लेंगे, पूरे 6 नंबर आपको आसानी से मिलेंगे बेटा। इसमें कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर आसानी से मिलेंगे। ये है पत्र, जो आपको 6 नंबर दिलाने वाला है। लेकिन इसकी भी, और हाँ, पत्र बेटा पेपर में आपके 2 आएंगे। कितने आएंगे? 2। और बीच में लिखा होगा अथवा, तो उन दोनों में से जिस टॉपिक पर, टॉपिक लिखा ही होगा, दोनों में से मेरे प्यारे बच्चों जो टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगे, जो टॉपिक पे आपको लगे कि मैं इस पर बहुत सारा लिख सकता हूं, उस टॉपिक पर लिखें। पत्र मेरे प्यारे बच्चों, जो टॉपिक आपको समझ आए या जिस पर आप लिख सकते हैं, उस टॉपिक पर अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, अब आपके सिलेबस में टॉपिक भी लगाए गए हैं। पत्र लिखने की फॉर्मेट दमदार हो
पत्र लिखने की फॉर्मेट दमदार होगी भाई साहब, आप पत्र छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो एक बार कोई भी क्वेश्चन बैंक किताब या मैंने जो कराया वो आप देख लेंगे, वीडियो देख लेंगे, तो आसानी से पत्र को लिख सकते हैं। और पत्र भी मेरे प्यारे बच्चों 3 टॉपिक पर आपको दे रखे हैं, सिर्फ 3। पहला है नियुक्ति के लिए, कहीं पर नियुक्ति करना है, स्कूल में लिपिक पद पर किसी में जाना है, जॉब करना है, नियुक्ति के लिए। दूसरा है बेटा नगर या गांव की सफाई के लिए, जैसे नगर है, गांव, नगर में गंदगी है या गांव में गंदगी है, उसकी सफाई के लिए नगर निगम को पत्र। और तीसरा है ऋण प्राप्ति के लिए, आपको लोन चाहिए, आपको कर्जा चाहिए, आपको ऋण चाहिए किसी भी बैंक से। तो बेटा ये 3 टॉपिक आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, 3। इनमें से कोई भी 2 टॉपिक आप तैयार कर लें, कोई भी 2 टॉपिक पर आप अगर 2 टॉपिक पर बेटा आपने अगर तैयार कर लिया पत्र, तो समझ लो 6 नंबर आपके कहीं नहीं गए, 6 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, कोई भी 2 टॉपिक इनमें से तैयार कर लो, 6 नंबर आपके पक्के। और दूसरी बात ये बेटा याद तो करना होते नहीं है, 3 भी कर लोगे तब भी कोई बुरी बात नहीं है, याद करना होते नहीं है। करना क्या होता है, तो करना होता है मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सा लॉजिक, आपको अपनी परेशानियां लिखना होती हैं, केवल फॉर्मेट सही होना चाहिए, ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे, बाकी सिंपल लिख दो और नंबर आपको पूरे 6 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए इन 3 में से कोई भी 2 कर लें बेटा। अब जो लास्ट और 14वां प्रश्न है हमारा, और याद रखें आपके हिंदी के पेपर में 14 ही प्रश्न आने वाले हैं, और जो अंतिम 14वां प्रश्न है वो है बेटा निबंध, जो आपको दिलाने वाला है पूरे 9 नंबर। कितने? 9 नंबर दिलाएगा बेटा 14वें नंबर का प्रश्न निबंध। और निबंध में आपको बता दूं, पहले आपके पेपर में 5 आएंगे और 5 में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। 5 निबंध आएंगे, उसमें से किसी एक पर जिसके विषय में आपको सबसे ज़्यादा पता हो उस पर निबंध लिखना है, और वो आपको बेटा 9 नंबर दिलवाएगा। कितने नंबर दिलवाएगा? 9। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि निबंध को कभी याद नहीं किया जाता, उसके हेडिंग देखना है। पहला हेडिंग होता है बेटा प्रस्तावना और अंतिम हेडिंग होता है उपसंहार। बीच में आप जितनी भी हेडिंग बना सको उन्हें बनाना पड़ेगा। और उसके बीच में अब जैसे बेटा प्रदूषण आ गया, तो प्रदूषण में प्रस्तावना में आप बताएंगे प्रदूषण होता क्या है, उसके बाद में उसके प्रकार, उससे लाभ, उससे हानि, फिर उपसंहार। बहुत ज़्यादा, अब जब बेटा 9 नंबर का है तो अच्छा लिखना भी पड़ेगा, अच्छा का मतलब है काफ़ी लंबा लिखना भी पड़ेगा। तो अच्छे से आप इसका निबंध को भी लिखें, और निबंध कभी याद नहीं किया जाता। मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक लगाए हैं बेटा, बस उस टॉपिकों के आपको हेडिंग वगैरह देख लेना है और उन टॉपिकों को पढ़ लेना है कि इसमें किसके विषय में बताया जाता है। और बस पता तो सबको ही है, आप निबंध तो छोड़ोगे नहीं, ये मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन 9 नंबर का है इसलिए अच्छे लिखना, अच्छे का मतलब सही, ऐसा नहीं बहुत छोटा लिख दिया या बहुत बड़ा कर दिया। ठीक है, तो बेटा 9 नंबर चाहिए, तो कुछ हेडिंग मैंने यहाँ पर दिए हैं, कुछ निबंध जो इंपॉर्टेंट है बेटा, उनके हेडिंगों को उन्हें एक बार पढ़ के जाना, जिससे पेपर में आपका ना छूटे। ठीक है, और वैसे कोई भी आए तो आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे बेटा पहला है मेरे प्रिय साहित्यकार, दूसरा है जीवन में वनों की उपयोगिता, तीसरा है बेटा विज्ञान वरदान या अभिशाप, चौथा है मेरे प्यारे बच्चों पर्यावरण, और अगले देख लेते हैं। और पांचवा है मेरे प्यारे बच्चों प्रदूषण तथा इसकी समस्याएं, छठा है आतंकवाद, और सातवां है बेरोजगारी। आपको लगता हो कि बहुत निबंध लगा दिए, तो आपको बता दूं निबंध याद करना होते ही नहीं है। बस अब जैसे यहाँ पर कोई भी एक उठा लो, अब मुझे एक बात बताओ, तुम बेरोजगारी मान लो आ जाए पेपर में, तो बेरोजगारी नहीं लिख सकते हो? इतनी पब्लिक बेटा बेरोजगार घूम रही है, शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, क्या परेशानी है और क्या दिक्कत आ रही है, इन सब के विषय में आपको नहीं पता है? सबको पता है बेटा, हर बच्चे को पता है। बस जरूरी है तो अपने जो मन में ज्ञान है, अपने जो मन में बातें, उन्हें लिखित रूप में लिखना। और जैसे ही आप लिखित रूप में लिख देंगे तो समझ जाना जो है कंप्लीट बेटा निबंध हो जाएगा। बस अपने विचारों को, अपने भावों को, अभिव्यक्तियों को, अपने दिल की बात को बेटा निबंध के द्वारा उस टॉपिक पर कॉपी पे लिखना है, लिखित रूप देना है, उसी को निबंध कहते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने इतने ज़्यादा टॉपिक लगा दें इस पर्यावरण निबंध के, कि जिन्हें आपको याद करना है नहीं, लेकिन इन टॉपिकों को अगर आप देख जाएंगे तो आपका बोर्ड पेपर में बचने वाला नहीं है। तो बेटा यही हमारा प्रश्न था, अंतिम प्रश्न। और इस निबंध के बाद जो होता है कोई भी प्रश्न नहीं रहता। और ये बेटा 14वें नंबर का प्रश्न है, आपके हिंदी में केवल 14 ही प्रश्न आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे ये बताएं
कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे बताएं क्या इस प्रकार की वीडियो आपको सभी सब्जेक्ट की चाहिए या नहीं। यदि आप कहेंगे कि सभी सब्जेक्ट की बनाई जाए तो बेटा सभी सब्जेक्ट की अवश्य बनाई जाएंगी। और हाँ, यदि वीडियो बेटा पसंद आई हो या आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक बार लाइक अवश्य कर देना, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है और हम अगली वीडियो बनाने में समर्थ हो पाते हैं। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को, मिलने वालों को, रिश्तेदारों को इस चैनल का लिंक या फिर इस वीडियो को भेज दें, जिससे बेटा सबका भला हो। ठीक है, सबका भला होना चाहिए, सब अच्छे से पास हों, यही होना चाहिए बेटा। यदि आप किसी का भला करते हैं तो आपको लाभ होगा, आपके नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि भला का उल्टा बेटा लाभ होता है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, और हाँ, इन सभी टॉपिकों को आप जल्द से जल्द तैयार कर लें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यदि पहला ही पेपर आपका गलत हो गया तो यकीन मानना दूसरे पेपर की तैयारी करते हुए भी आपको अच्छा नहीं लगेगा और पेपर भी आप खराब कर लोगे। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।